हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वप्निल लेके स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल वी आर आईएसओ में। और आज आईएसओ 22018 यानी एफएसएमएस की सीरीज में हम बात करने वाले हैं क्लॉज नंबर 10, जो कि रिलेटेड है इम्प्रूवमेंट से। इम्प्रूवमेंट का क्लॉज है, सारे क्लॉज सारी जो स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट थी 4 से लेके क्लॉज 9 तक, वो जब आप फुलफिल कर देते हैं, उनको जब आप फॉलो करते हैं, उनको जब आप इंप्लीमेंट कर देते हैं, तो लास्ट में आपके पास जो करने के लिए एक्टिविटी बचती है वो बेसिकली इंप्रूवमेंट की बचती है। तो क्लॉज 10 इंप्रूवमेंट की बात करता है और इस क्लॉज 10 में जो सब क्लॉजेज हैं हम उनको भी डील करेंगे, उनको भी डिस्कस करेंगे। जिसमें सबसे पहला जो सब क्लॉज है 10.1 वो नॉन कन्फर्मिटी एंड करेक्टिव एक्शन की बात करता है। जब आप नॉन कन्फर्मिटी और उसके ऊपर करेक्टिव एक्शन लेते हैं तो आप बेसिकली इंप्रूवमेंट की प्रोसेस को ही फॉलो कर रहे होते हैं। अगला क्लॉज है 10.2 जो कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट की बात करता है। यहाँ पर जिस चीज़ के बारे में कहा गया है वो है कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, मतलब सिर्फ इंप्रूवमेंट की बात नहीं है। इंप्रूवमेंट जो है वो बेसिकली एक बार किया जा सकता है, लेकिन इंप्रूवमेंट को बार बार दोहराना, इंप्रूवमेंट को बार बार करते रहना, ये जो प्रोसेस है, ये जो एक्टिविटी है वो कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट है और उसकी बात क्लॉज 10.2 में कही गई है। इसके बाद सबसे लास्ट में क्लॉज 10.3 है जो कहता है अपडेट ऑफ फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम या एफएसएमएस। आपको अपने एफएसएमएस को अपडेट करना है और ये भी अपने आप में एक तरह से इंप्रूवमेंट की एक्टिविटी है और ये इस क्लॉज में इसके बारे में बताया गया है। तो हम शुरू से शुरू करेंगे। पहला सब क्लॉज 10.1 नॉन कन्फर्मिटी एंड करेक्टिव एक्शन। सबसे पहले हम इसको देखेंगे, इसको समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, बात थे नॉन कन्फर्मिटी की और नॉन कन्फर्मिटी होने पर आप क्या एक्शन लेंगे, उसके ऊपर क्या काम करेंगे, इसकी बात 10.1 में कही गई है। 10.1 क्लॉज इसकी बात आपसे करता है। अब अगर आप देखें तो 9.2 जो क्लॉज था, जो इंटरनल ऑडिट से रिलेटेड था, उसमें भी यही बात थी कि अगर नॉन कन्फर्मिटी बनती है तो आपको क्या काम करना है, कैसे काम करना है, इसके बारे में उसमें ही बताया गया था। अब उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? बेसिकली यहाँ पर जिस नॉन कन्फर्मिटी और करेक्टिव एक्शन की बात कही जा रही है वो उस पर्पज में कही जा रही है कि इसके जरिए आप किस तरह से इंप्रूवमेंट करेंगे, जबकि वो एक स्पेसिफिक इंटरनल ऑडिट का क्लॉज था। और जब इंटरनल ऑडिट आप करते हैं उसमें अगर कोई नॉन कन्फर्मिटी निकलती है तो उस पर क्या एक्शन लेना है, उसकी बात उस क्लॉज 9.2 में थोड़ी सी बतलाई गई थी। ठीक, बेसिकली आपको जिस चीज़ को समझना है वो है नॉन कन्फर्मिटी एंड करेक्टिव एक्शन इंप्रूवमेंट के रिस्पेक्ट में, इंप्रूवमेंट के संदर्भ में। ठीक, तो देखिए, जब भी नॉन कन्फर्मिटी बनती है, नॉन कन्फर्मिटी या तो आपकी कस्टमर कंप्लेंट की वजह से बन सकती है, या तो कोई कस्टमर की कंप्लेंट आती है, या आपके ही इन हाउस कुछ ऐसी एक्टिविटी हो जाती है जो कि नॉन कन्फर्मिंग हो जाती है। जो ऐसा हो जाता है जो कि आपका जो रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग ना हो, तो वो नॉन कन्फर्मिटी बन जाती है। तो ऐसी जब भी कोई नॉन कन्फर्मिटी बनती है या आती है, होती है, तो आपको क्या करना है? तो देखिए, सबसे पहले जैसे ही नॉन कन्फर्मिटी आपको पता चलती है, चाहे आपके कस्टमर से पता चले या आपके इन हाउस में आपको पता चलती है, आपकी क्वालिटी एश्योरेंस की जो टीम है या आपकी जो फूड सेफ्टी की टीम है, वो जब देखती है कि कोई नॉन कन्फर्मिटी हो गई है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको उसे कंट्रोल करना है, उसे आपको कंट्रोल करना है, उसे रोकना है। जैसे आपको पता चल गया कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया था वो नॉन कन्फर्मिंग बन गया, जैसे आपको पता चला कि जो लॉट आपने भेजा था वो नॉन कन्फर्मिंग हो गया, तो सबसे पहले आपको उसे कंट्रोल करना है। कंट्रोल करना है का मतलब यह है कि उसे उसकी फर्दर एक्टिविटी, उसकी जो नेक्स्ट स्टेप है वहाँ पे जाने से रोकना है। ठीक, तो सबसे पहले आप उसको कंट्रोल करते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं? उस पर कंटेनमेंट का एक्शन आपको लेना है। वहाँ पर आपको क्या करना है? कंटेनमेंट का एक्शन। ये कंटेनमेंट का एक्शन बेसिकली क्या होता है कि जो भी उसमें से नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट है या जो नॉन कन्फर्मिंग चीज़ें हैं उनको सेग्रीगेट कर लेना, उनको अलग कर देना। हो सकता है आपने लॉट भेजा हो, उसमें शायद ये चांसेस हो कि सभी जो प्रोडक्ट है, सभी जो पीस है वो नॉन कन्फर्मिंग ना हो, तो आपको ये पता कर लेना है कि उसमें से नॉन कन्फर्मिंग कौन से हैं और ओके कौन से। तो ये जो एक्शन है, इमीडिएट एक्शन जो आप लेते हैं अपने नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट के ऊपर, वो कंटेनमेंट का एक्शन कहलाता है। उस एक्शन को आपको लेना है। सेकेंड स्टेप में आपको ये काम करना है। इसके बाद आपको क्या करना है? आपको रूट कॉज पता करने हैं या आपको प्रोबेबल कॉज पता करना है। बेसिकली पहले आप क्या करते हैं? प्रोबेबल कॉजेस पता करते हैं, क्या क्या संभावना है, वो क्या कारण है जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम आई होगी। फिर इन प्रोबेबल कॉजेस में से आप जो रूट कॉज है वो पता करते हैं। जो लास्ट वाला कॉज निकलता है ना,
बेसिकली वो रूट कॉज होता है, वो मेन वाला कॉज होता है। तो आप प्रोबेबल कॉजेस पता करें और फिर उसकी बेसिस पर रूट कॉज का आप पता लगाएं। जब आपको ये रूट कॉज पता चल जाएगा तो इस रूट कॉज के ऊपर आप जो एक्शन लेंगे, इस रूट कॉज के ऊपर आप जो एक्शन लेते हैं वो करेक्टिव एक्शन कहलाती है। वो एक्शन जो है वो करेक्टिव एक्शन कहलाती है। तो आपको यहां तक अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करना है। जैसे ही नॉन कन्फर्मिटी पता चलती है आपको पहले तो उसको कंट्रोल करना है ताकि वो और आगे ना बढ़े। अगर पता चल गया नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट बन गया है तो उस चीज को, उस काम को वहीं रोको। ठीक, उसके बाद कंटेनमेंट का एक्शन लो, मतलब चीज़ें सेग्रीगेट करने की अगर जरूरत महसूस होती है तो उनको सेग्रीगेट करो, अलग अलग करो, सही चीज़ें सही जगह रखो, गलत चीज़ों को बाहर करो। इसके बाद प्रोबेबल कॉजेस पता करो, उसकी बेसिस पर एक रूट कॉज का पता लगाओ कि रूट कॉज क्या है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई, और उसके बाद उस रूट कॉज पे आप एक्शन लो। उस रूट कॉज पे एक्शन आप इसलिए लेते हैं ताकि आप रीअकरेंस को रोक सके, ताकि वो चीज़ें फिर से होने से आप रोक सके, इसलिए आप एक्शन लें। और ये जो एक्शन है ये करेक्टिव एक्शन कहलाता है। ठीक, करेक्टिव एक्शन तक आपने लिया। अब जब आपने करेक्टिव एक्शन ले लिया, इसके बाद आपको क्या चेक करना है? आपको यह देखना है कि जो एक्शन आपने लिया वो कितना इफेक्टिव था, उसकी इफेक्टिवनेस आपको चेक करनी है। इफेक्टिवनेस ऑफ एक्शन, जो आपने एक्शन लिया है, जो आपने करेक्टिव एक्शन लिया, उसकी इफेक्टिवनेस आपको देखनी है कि वो कितना कारगर साबित हुआ। क्या जो प्रॉब्लम थी वो फ्यूचर में आगे आना बंद हो गई? जो नॉन कन्फर्मिटी बनी थी, जो 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 प्रॉब्लम आया था वो क्या आगे आना बंद हो गया? वो चीज़ क्या बंद हो गई? वो समस्या का क्या समाधान हो गया स्थायी रूप से, या उसमें किसी तरह की कोई कमी आ गई? अगर ऐसा आपको नजर आता है तो आप कह सकते हैं कि आपका जो करेक्टिव एक्शन था वो इफेक्टिव था। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो करेक्टिव एक्शन इफेक्टिव नहीं था तो आपको कारण पता करना है कि क्यों वो इफेक्टिव नहीं रहा। ये तभी पॉसिबल है जब या तो आपने रूट कॉज गलत पता किया हो, या तो आपने रूट कॉज पता जो किया है वो गलत पता किया हो, या जो आपने करेक्टिव एक्शन लिया है वो गलत लिया है। ये दो चीजें जो हैं इनकी वजह से ही आपके इफेक्टिवनेस के ऊपर आपको इफेक्ट नजर आता है। आपको नजर आता है कि आपका करेक्टिव एक्शन जो आपने एक्शन लिया वो इफेक्टिव नहीं था। ठीक, अगर कंप्लेंट फिर से आ रही है, दोबारा सेम रिपीट हो रही है वही की वही कंप्लेंट, इसका मतलब यह है कि या तो आपने रूट कॉज गलत पता किया है या आपने करेक्टिव एक्शन गलत लिया है। तो आपको यह काम करना है, इफेक्टिवनेस चेक करना है और इसके हिसाब से आपको उस चीज को इंप्लीमेंट कर देना है, उस चीज को लागू कर देना है और अपने एफएसएमएस को अपडेट करना है उसके अकॉर्डिंग। तो ये तो बात हुई नॉन कन्फर्मिटी एंड करेक्टिव एक्शन। जब आप ये काम करते हैं तो इंप्रूवमेंट होता है। इंप्रूवमेंट कैसे होता है? देखिए, जब आपकी नॉन कन्फर्मिटी आपको मिली, आपको एक तरह का प्रॉब्लम पता चला, और जब आपने उसके ऊपर करेक्टिव एक्शन ले लिया और उसकी इफेक्टिवनेस चेक करी, और जब आपको पता चला कि ये बढ़िया था, ये करेक्टिव एक्शन बढ़िया रही, इफेक्टिवनेस आपको नजर आई, तो बेसिकली क्या हुआ? इंप्रूवमेंट हुआ, कहीं ना कहीं ये इंप्रूवमेंट हुआ। ठीक, तो ये चीज है नॉन कन्फर्मिटी एंड करेक्टिव एक्शन। ये बात हुई नॉन कन्फर्मिटी करेक्टिव एक्शन क्लॉज 10.1। अगला क्लॉज है, सब क्लॉज है 10.2 कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट। अब जरा हम उसको देखते हैं। तो देखिए, क्लॉज है 10.2 कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट। आप एक साइकिल के बारे में जानते होंगे, PDCA। थोड़ी गलत हो गई, फिर से बना देते हैं, PDCA। ठीक, प्लान, डू, चेक, एक्ट, देन अगेन प्लान। ये जो PDCA साइकिल होती है ये कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट की ही बात कर रही होती है। जब आप PDCA साइकिल को इंप्लीमेंट करते हो, PDCA साइकिल को फॉलो करते हो, तो आप कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट करते हो, क्योंकि ये एक साइकिल है, ये एक चक्कर है, ये चलता रहता है। ये कोई एक स्ट्रेट लाइन नहीं है कि PDCA खत्म, नहीं, ये साइकिल है, ये इस तरह से चलती रहती है। तो जब भी आप PDCA साइकिल को फॉलो करते हैं, PDCA साइकिल के अकॉर्डिंग अपना काम करते हैं, तो आप कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट करते रहते हैं। बाय डिफॉल्ट आप कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट करते रहेंगे। ठीक, और ये जो पूरा स्टैंडर्ड है, या जो आज की तारीख में जितने भी ISOs हैं, वो सभी इस PDCA साइकिल पर ही बेस्ड हैं। वो इस PDCA साइकिल के कॉन्सेप्ट पर ही काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज को फॉलो करते हैं तो आप कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट को अपने आप इंप्लीमेंट कर ही देते हैं। ठीक, कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट कैसे होता है? कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट के लिए आपको क्या करना होता है? देखिए, आपको मैनेजमेंट रिव्यू आप करते हैं,
तो जब भी आप मैनेजमेंट रिव्यू कर रहे होते हैं तो उसका जो आउटपुट मिलता है वो कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट के रूप में आपको मिलता है। ठीक, जब आप इंटरनल ऑडिट करते हैं, ये एक्टिविटी आपको किस चीज़ के लिए हेल्प करती है? कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट के लिए हेल्प करती है। जब भी आप वेरिफिकेशन की एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक, आपने कोई रिकॉर्ड बनाया, आपने कोई चीज़ें इकट्ठा की, तो वो क्या मदद कर रहा है? आपको कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट करने के लिए मदद कर रहे हैं। अगर आप वैलिडेशन की एक्टिविटी करते हैं तो आपको इससे क्या बेनिफिट मिलता है? आपको इससे कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट करने का मौका मिलता है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं आपको कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट करने के लिए आपको हेल्प करती है। आप इसके जरिए कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट करते रहते हैं। यही सारी बातें इस क्लॉज में कही गई हैं। कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट के तौर पर आप यही चीज़ें दिखाते हैं जो आप मैनेजमेंट रिव्यू कर रहे हैं, इंटरनल ऑडिट कर रहे हैं, वेरिफिकेशन की एक्टिविटीज़ आपकी हैं, वैलिडेशन की एक्टिविटीज़ है। आपने जो कंट्रोल मेजर्स लगाए, कंट्रोल मेजर्स आपने क्यों लगाए? ताकि आपका इंप्रूवमेंट हो, और आपको कंट्रोल मेजर्स जब लगा रहे हैं तो कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट हो रहा है। ठीक, तो यही सारी चीज़ें इस क्लॉज में कही गई हैं। लास्ट क्लॉज है 10.3, अपडेट ऑफ एफएसएमएस। अब जरा हम उसको देखते हैं। देखिए, अपडेट ऑफ एफएसएमएस क्या होता है? आपके पास जब भी कोई इनपुट आता है ना, या किसी मामले में आपके पास कोई आउटपुट मिलता है, आप उस चीज़ की मदद लेते हैं, आप उस चीज़ की हेल्प से अपना जो सिस्टम है उसको अपडेट करते हैं। ठीक, कैसे होता है? किसी ने आपसे कम्युनिकेशन किया, ओके, और उसकी हेल्प से आपको एक इनपुट मिला, उसकी हेल्प से आपको इनपुट मिला। सामने वाले ने आपसे कहा कि आपके जो प्रोडक्ट है उसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, या ये कमी है, या ये खामी है। तो उसने कम्युनिकेशन आपके साथ किया, टेलीफोनिक हो सकता है, या कोई फीडबैक फॉर्म के ज़रिए हो सकता है, या कंप्लेंट के ज़रिए हो सकता है, या नॉर्मल मेल के ज़रिए हो सकता है। ठीक, तो वहाँ से आपको एक इनपुट मिला कि ये चीज़ है, ये कमी है, ये गलत हो रहा है, इसको सुधार लीजिए। तो आपने जब उसकी मदद ली, वो इनपुट आपके काम आया, वो कम्युनिकेशन का इनपुट आपके काम आया, आपने अपने एफएसएमएस को अपडेट किया। ठीक है, जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एमआरएम करते हैं तो उसका जो आउटपुट निकल के आता है, ठीक, उसका आउटपुट निकल के आता है, आपको लगता है, आपको पता चलता है कि आपको कुछ मशीनों की ज़रूरत है ना, या आपको पता चलता है कि आपको कुछ कंपिटेंट लोगों की ज़रूरत है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको एक आउटपुट देती हैं एमआरएम के जरिए, और इसका इस्तेमाल करके आप अपडेट करते हैं अपने एफएसएमएस को, अपने फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो आपने फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को इंप्लीमेंट किया है उसको अपडेट करते हो, उसको नया करते हो, उसको अद्यतन करते हो, उसको बेहतर करने की कोशिश करते हो। तो ये चीज़ें होती हैं जो कि आपको हेल्प करती हैं, कुछ इनपुट कुछ आउटपुट। तो ये जो इनपुट और आउटपुट होते हैं अलग अलग जरियों से, अलग अलग जगहों से जो आपको मिलते हैं, उनकी हेल्प से आप अपने इसको एफएसएमएस को अपडेट करते हैं, और ये काम आपको करना है। इसकी बात क्लॉज 10.3 कहता है। ठीक, जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं, जो भी काम आप अपने कर रहे हैं, उसके जरिए आपको कुछ ना कुछ इनपुट मिलता है, कभी कभी किसी चीज़ से आउटपुट मिलता है, तो उसकी मदद से अपने एफएसएमएस को अपडेट करते रहना। ये क्लॉज 10.3 में कहा गया है, 10.3 में इसके बारे में बताया गया है। ठीक, तो इस तरह ये क्लॉज 10 कंप्लीट होता है, और हमारा ये जो सीरीज़ है ISO 22018 को लेकर, एफएसएमएस को लेकर, ये भी आज फिनिश होती है। हम एफएसएससी का बहुत जल्दी जो 22000 वर्जन 6 है उसको लेकर एक सीरीज शुरू करेंगे, उसको भी आपको एक्सप्लेन करेंगे, उसका भी जो ऑडिटर की ट्रेनिंग होती है उसको लेकर भी आपको बतलाएंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।